नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसका हम दोस्तों सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे कल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से यूरोप को पावरफुल बनने में मदद की, प्लस एक बीमारी ने किस तरीके से पूरे के पूरे अमेरिका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो दैट इज अ मस्ट वॉच वीडियो और वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। लेट 19th सेंचुरी के कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अफ्रीका का मैप। आप इस मैप पे नज़र डालिए दोस्तों, आप देखेंगे कि अफ्रीका में कई सारे देशों की बाउंड्रीज ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि स्केल लेकर किसी ने फ्री टाइम में टाइम पास करने के लिए ड्रॉ कर दी है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। अफ्रीका जो है दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कोई भी मिनरल हो, प्लस यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है और फर्टाइल लैंड है। तो हुआ क्या दोस्तों कि यूरोप के बाकी देश जो है अफ्रीका की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए और इनमें लड़ाई होने लग गई कि अफ्रीका का कितना एरिया, कौन सा देश लेगा। तो होता क्या है कि इस लड़ाई को सुलझाने के लिए 1885 में एक मीटिंग होती है यूरोपियन पावर्स की, और उस मीटिंग में लिटरली एक स्केल लेकर के इस तरीके से बाउंड्रीज डिसाइड कर दी जाती है और इस तरीके से अफ्रीका को गुलाम बना दिया जाता है। अब दोस्तों अगर अफ्रीका की बात शुरू हो गई है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। तो लोग इतने ज़्यादा प्रोस्पर थे अफ्रीका में कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी की नौकरी करने की। तो अफ्रीका के लोग बस अपने खेतों में खेती करना जानते थे और पशुपालन करते थे, और इसी से उनकी लाइवलीहुड चल रही थी, आजीविका चल रही थी, और आगे और कुछ काम वो करना ही नहीं चाहते थे। अब अफ्रीकन्स तो बिल्कुल विलिंग नहीं थे कोई भी काम करने के लिए ये, लेकिन यूरोपियंस जो थे वो चाहते थे कि अफ्रीका में प्लांटेशन शुरू किया जाए, माइनिंग एक्टिविटी शुरू की जाए और अफ्रीका के ही लोगों को यहाँ पे एज अ लेबर लगाया जाए। तो अब जब उन्होंने अफ्रीका के सामने ये पेशकश की, लेबर की, पैसे की, सैलरी की, तो अफ्रीका के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। ब्रिटिश लोग इससे बिल्कुल परेशान हो गए और उन्होंने नई नई टैक्टिक्स यूज़ करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने हैवी टैक्स पूरे के पूरे अफ्रीका पे लगा दिए, और जिसको चुकाने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी पड़ती थी। दूसरी बात, इनहेरिटेंस लॉज को चेंज कर दिया। इसमें क्या था दोस्तों कि यदि एक पिता की ज़मीन है और उस पिता के 2 बच्चे, 3 बच्चे, कितने भी लड़के हैं, तो वो ज़मीन जो थी सभी बच्चों में बराबरी से बांटी जाती थी। ये था अफ्रीका का ओरिजिनल इनहेरिटेंस लॉ। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस कानून में बदलाव करके ये कर दिया कि किसी पिता की ज़मीन चाहे कितनी भी है, बच्चे चाहे कितने भी हैं, वो ज़मीन सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगी और बाकी बच्चों को जो है यूरोपियंस की नौकरी करनी पड़ेगी। और इससे क्या हुआ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को लेबर मार्केट में जाने के लिए धकेला गया। माइन वर्कर्स को भी कन्फाइंड कर दिया कंपाउंड में कि आप इस जगह से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर बाहर निकलेंगे तो माइन में जॉब करेंगे और माइन से सीधा इस जगह में। तो उनकी ज़िंदगी को भी बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों एक बीमारी आती है रिंडर पेस्ट, और रिंडर पेस्ट जो थी कैटल प्लेग थी, जिसने पूरे के पूरे अफ्रीका में आतंक मचा दिया। अफ्रीका के पशुओं को मारने लग गई ये बीमारी, पशुओं के लिए लीथल साबित हुई। तो ये बीमारी अफ्रीका में पहुंची कैसे? ये बीमारी अफ्रीका में पहुंची दोस्तों, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है रिट्रिया। क्या नाम है? रिट्रिया। इस देश में कब्जा करने के लिए सोल्जर्स जाने वाले थे, लेकिन उनके पास जो था संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोप से अपने लिए घोड़े मंगाए। जब सोल्जर्स ने अफ्रीका में यूरोप से अपने लिए घोड़े मंगाए, तो घोड़ों के साथ उनके साथ चल के आया जर्म। क्या चल के आया? जर्म। एक वायरस चल के आया जिसका नाम था रिंडर पेस्ट वायरस। ठीक है, और घोड़ों में इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अफ्रीका की कैटल्स को इसने बर्बाद कर दिया, कैटल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि 5 साल के अंदर अंदर अफ्रीका की 90% कैटल जो थी वो मर गई। अब इसका बुरा प्रभाव क्या हुआ कि लॉस ऑफ कैटल से क्या हुआ कि अफ्रीकन लाइवलीहुड बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अफ्रीकन्स जो थे अब उनके पास और कुछ करने को नहीं था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट वर्क, उन्होंने वर्क एज अ लेबरर करना शुरू कर दिया। मजबूरी में उन्होंने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस डिसीज ने यूरोपियंस की मदद की ताकि वो अफ्रीका को कॉन्कर कर पाएं। ठीक है,
तो आपने देखा कि अमेरिका को भी किस तरीके से एक बीमारी ने गुलाम बना दिया, और इसी तरीके से अब अफ्रीका का भी यही हाल था। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में चल रहा था इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है? इंडेंचर्ड लेबर वो होता है जिसको हम गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। यानी कि उस टाइम पे क्या किया जाता था दोस्तों, भारतीय लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते थे। उन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि या तो आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप किसी दूसरे देश में जाके जॉब करेंगे, आपको उस जॉब के बदले में पैसे मिलेंगे, और जैसे ही आपका ये टेन्योर खत्म हो जाता है आप वापस अपने इंडिया में वापस आ सकते हैं। तो ये था इंडेंचर्ड लेबर यानी गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार और सेंट्रल इंडिया से आए थे और तमिलनाडु से आए थे, और यहाँ से वो कई जगह भेज दिए गए, जैसे कैरेबियन, मॉरिशस, फिजी, सेलोन, मलया, इन जगहों पे इन लोगों को भेज दिया गया। और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दोस्तों, इन लोगों को एक सर्टेन नंबर दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? एक सर्टेन नंबर दे दिया जाता था। यानी कि अब यूरोपियंस, इनके मालिक इनको जिस नाम से बुलाएंगे वो कोई नाम नहीं होगा, बल्कि वो ये नंबर होगा। तो इन लोगों की निजी पहचान इनसे छीन ली गई थी और उस पहचान के बदले में इनको ये नंबर दे दिए गए थे। ठीक है, तो जिस तरीके से मशीनों का हम नंबर डिसाइड कर देते हैं, उसी तरीके से इन्होंने इन आदमियों का भी नंबर डिसाइड कर दिया था। इन लोगों को इंडिया से बाहर जाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे। ठीक है, टेम्प्टेड किया जाता था। तो कैसे? फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि उनका काम बहुत अच्छा होगा, उनकी डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी होंगी और लिविंग कंडीशंस तो बहुत ही अच्छी होगी। तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे दोस्तों, लेकिन जब ये लोग अपने काम वाली जगह पे जाते थे तो इनको पता चलता था कि वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस जो थी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी, और वहाँ पे इनके लिए फ्यू लीगल राइट्स थे, तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर अधिकार थे। दूसरे देशों में ले जाके इनको गुलाम बना लिया जाता था। तो इंडेंचर्ड लेबर स्लेवरी का एक दूसरा तरीका बन गया। इन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाने लगा, जिससे हुआ क्या दोस्तों कि 1900 में इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मजबूरी में दब के ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है 1921 में इस कानून को ख़त्म करना पड़ा। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंडेंचर्ड लेबर, जिसको हम हिंदी में गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। अभी तक हमने बात की दोस्तों पीजेंट्स की, किसकी? पीजेंट्स की, लेबर्स की बात की। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की, जो अब्रॉड में गए। इन्होंने अपना बिजनेस बाहर कैसे फैलाया? तो दोस्तों यदि यूरोपियंस को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बड़े बड़े बैंक से लोन लेते थे। यूरोपियंस के लिए बड़े बड़े बैंक थे, लेकिन अगर किसी पीजेंट को या किसी लेबर को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो उनके लिए कोई बैंक नहीं थे। ऐसे में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो है आगे आए। शिकारीपुरी, श्रॉफ एंड नटुकोटई नाम से ये जो लोग थे, इन्होंने क्या किया? ये लोग बैंकर्स थे और ट्रेडर्स थे। ये लोग फाइनेंस करते थे गरीब लोगों को, जो आपके लेबर्स हैं या जो आपके पीजेंट्स हैं, इन लोगों को ये लोग लोन पे पैसे देते थे। प्लस अगर हम हैदराबादी सिंधी की बात करें तो हैदराबादी सिंधी ने तो क्या किया? यूरोपियन कॉलोनीज से भी बाहर निकल के अपने लिए पोर्ट बनाए। जगह जगह पे उन्होंने पोर्ट बनाए और पोर्ट बना के भी इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से ये जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे गरीबों की सहायता करते थे, प्लस ये डेवलपमेंट का काम भी करते थे। तो ये था दोस्तों आपका इंडियन इंडेंचर्ड अब्रॉड की बात। इंडियन ट्रेड ने कैसे कॉलोनियलिज्म में क्या काम किया इंडियन ट्रेड ने? तो होता क्या है दोस्तों कि पुराने समय से ही जो भारत की कॉटन थी वो बिल्कुल फाइन किस्म की थी। तो पूरी दुनिया में, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत कॉटन का घर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कॉटन जो है इंडिया में ही उगाई गई थी। तो इंडिया की कॉटन बिल्कुल फाइन किस्म की होती थी और इस कॉटन का एक्सपोर्ट होता था दुनिया में हर जगह पे। तो अब क्या होता है दोस्तों, यूरोप में, ब्रिटेन में सिंथेटिक कॉटन का निर्माण हो जाता है। तो लेकिन ये जो कॉटन है ये इंडिया की फाइन क्वालिटी के सामने टिक नहीं पाती है। तो ब्रिटिश ट्रेडर्स जो हैं वो इंपोर्ट का विरोध करते हैं। वो कहते हैं अपनी सरकार से कि भारत की कॉटन को आप बैन कीजिए। ठीक है, और ना सिर्फ यूरोप में बैन कीजिए बल्कि हर उस जगह पे बैन कीजिए जहाँ पे हमने अपनी कॉलोनी स्थापित की हुई है। तो इंडिया का जो कॉटन था दोस्तों, दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने जो था पूरी दुनिया में इंडिया के कॉटन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया।
इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स थे उनके लिए पूरी दुनिया की मार्केट ओपन हो गई, प्लस इंडिया की मार्केट भी ओपन हो गई। अब इंडिया की मार्केट में इंडिया का कपड़ा नहीं मिलता था, बल्कि ब्रिटेन के कपड़े ने वहाँ पे बाढ़ लानी शुरू कर दी। ब्रिटेन का कपड़ा इंडिया की मार्केट में भर भर के आने लगा। अब क्या हुआ इससे कि दोस्तों इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत बुरी तरह से इंडस्ट्री प्रभावित हुई और धाराशाही हो गई। तो हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेज़ों की चाल देखिए। अंग्रेज़ों ने इंडिया में जो तैयार माल था, फिनिश्ड प्रोडक्ट था, उसको खरीदने पे बैन लगा दिया। और क्या किया कि जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, जैसे आपकी रॉ कॉटन हो गई या फिर इंडिगो हो गई, तो इंडिगो का भर भर के एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो होता क्या था इससे कि भारत से अगर उन्होंने कच्ची कॉटन, रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट करके यूरोप में लेके गए। यूरोप में इन्होंने उस कॉटन से कपड़ा बनाया और उस कपड़े को वापस ये इंडिया में ले आए। यानी कि इंडिया का सामान इंडिया से ले जाके वापस इंडिया को ही आप लोग महंगे कीमत में बेचने लग रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने शातिर दिमाग लगा के इंडिया की मार्केट को धाराशाही करना शुरू कर दिया। और इंडिया का, इसको कहते हैं दोस्तों मनी ड्रेन होना, ठीक है। तो पैसा जो था यूरोप में जाने लगा, ठीक है। तो हुआ क्या, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, तैयार माल का जो एक्सपोर्ट था वो घट गया, लेकिन जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया। और रॉ मटेरियल में भी जैसे रॉ कॉटन और इंडिगो का एक्सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम क्या था, ओपीएम का मतलब होता है अफीम। तो अफीम जो है आपको पता है दोस्तों नशा है। तो यूरोपियंस ने अफीम उगाई इंडिया में, लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया यूरोप में, बल्कि कहाँ पे भेजा, उसको भेजा चाइना में, ठीक है। तो आप देखिए इंडिया में यूरोपियंस, ब्रिटिश के लोगों ने इंडिया में अफीम उगाई, इंडिया की ज़मीन बर्बाद की, चाइना में उसको बेचा, तो चाइना के लोग नशे में आ गए, चाइना के लोगों को बर्बाद किया। और चाइना से जो पैसे कमाए, उसी पैसे से चाइना में चाय का व्यापार करते थे और बाकी चीज़ों का व्यापार करते थे कौन, यूरोपियंस। तो बहुत चालाक, बहुत धूर्त इनको कहा जा सकता है। और बहुत सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इन्होंने पूरी दुनिया को लूटना शुरू कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ठीक है, और ये इंडिया से ब्रिटेन में चला जाता। हाँ, दोबारा देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भारत में जो फूड होता है उसका एक्सपोर्ट ब्रिटेन में बढ़ने लग जाता है, प्लस ब्रिटेन का जो तैयार माल होता है, फैक्ट्री मेड माल होता है, वो इंडिया में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन का सामान जो था महंगा था, इंडिया का सामान जो था वो सस्ता था। तो इस तरीके से सस्ते में बहुत सारा सामान लेता था, उसको महंगे में वापस इंडिया को बेच रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, ब्रिटेन की एक कंडीशन आ रही थी जिसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था इंडिया के साथ इस एक तरफा व्यापार को करने में। और इस ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटेन ने अपना लोन कम करने के लिए किया, ठीक है। इस लोन से क्या करता था, इस ट्रेड सरप्लस के पैसे से क्या करता था कि वो अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने की कोशिश करता था, और ये ही होम चार्ज के रूप में भी वो इंडिया में वापस ही दे देता था। तो क्या करता था, ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे जो इंडिया में घर बना के रह रहे थे, तो उनके घर का जो किराया था वो इंडिया को देना होता था, तो इंडिया के ही पैसों को वापस इंडिया में ही दे दिया जाता था। तो क्या है ये, तो इस तरीके की कुछ टैक्टिक्स जो था इंडिया के खिलाफ ब्रिटेन अपना रहा था, और भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बहुत लंबे समय से बनाया जा रहा था। इंटर वॉर इकोनॉमी, अब वॉर होता है 1914 से 1918, कौन सा वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 1। कौन सी लड़ाई होती है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है 1914 से 18 में, तो ये यूरोप में ही होती है। और क्यों, क्योंकि उन देशों को अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने की होड़ मच जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो लड़ाई होती है ये सिर्फ यूरोप में होती है, लेकिन इसका जो पूरा प्रभाव होता है वो पूरी की पूरी दुनिया पे होता है। दुनिया ने क्या किया, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में आ गई, क्योंकि पूरी दुनिया को इस एक लड़ाई में शामिल कर लिया गया। तो इसका क्या असर पड़ता है, दोस्तों, उसको देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये लड़ाई हुई किस किस देश के बीच में थी। तो एज यू कैन सी हियर, लड़ाई हुई थी एलाइड पावर यानी मित्र देशों, यानी यूके,
और फ्रांस और सोवियत यूनियन के बीच साथ, और यूएसए बाद में जुड़ा था। तो मेन लड़ाई किसके साथ थी? यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन प्लस यूएसए, और किसके खिलाफ थी? एक्सिस पावर के, यानी सेंट्रल पावर, जिसको थर्ड रिच यानी जर्मनी, इटली और जापान भी बोला जाता है। तो लड़ाई किस किस के बीच में थी? यूके, यूएसए, फ्रांस और सोवियत यूनियन वर्सेस जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स के बीच में विश्व युद्ध हुआ था। इसमें क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा पहला मॉडर्न वर्ल्ड वॉर था जिसमें कई तरीके के मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे मशीन गन्स का, टैंक का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो पहला ऐसा लड़ाई थी जिसमें इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब लड़ाई को फाइट करने के लिए, जारी रखने के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को जो था रिक्रूटमेंट दी गई। यानी कि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ दोस्तों? नौकरियों में तेजी से इजाफा हुआ। जब नौकरियों में इजाफा हुआ तो जब नौकरियों में इजाफा हुआ दोस्तों, तो इन सोल्जर्स को पेट भरने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए होता था। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इजाफा हुआ। तो वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ? जॉब्स में इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ, प्लस ये जो मशीन गन्स, ये जो टैंक बनाने के लिए इंडस्ट्रीज थी, उनके प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ। तो मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि तो हो रही थी, 9 मिलियन लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी फायदा भी दूसरी तरफ हो रहा था। इकोनॉमीज बर्बाद हो गई और जो लड़ रहे थे देश वो एकदम से बर्बाद हो गए। इससे क्या हुआ? लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर जो थी वो सब अनसर्टेन हो गई, और ब्रिटेन ने क्या किया? बहुत बड़ी संख्या में यूनाइटेड स्टेट से उधार लेना शुरू कर दिया, और इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट जो था अब और भी ज़्यादा पावरफुल बनता चला जाता है। हम आगे देखेंगे। पोस्ट वॉर रिकवरी में क्या आता है दोस्तों कि जैसे ही ब्रिटेन जो था अपने युद्ध में बिजी था, वर्ल्ड वॉर में बिजी था, दूसरी तरफ इंडिया और जापान की जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने फ्लोरिश करना शुरू कर दिया। कैसे? वॉर के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन जब बर्बाद हो जाता है बिल्कुल, और यूनाइटेड स्टेट्स के कर्ज के तले बुरी तरह से दब जाता है, तो क्या होता है कि ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी इंडियन मार्केट में वही धाक जमा के रखे, प्लस वो जापान के साथ भी कंपटीशन नहीं कर पाता है, तो ब्रिटेन कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और हमने अभी ये भी देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने पैसे उधार ले लिए थे, तो मैसिव डेट में, बहुत भारी उधार में ब्रिटेन आ गया था। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है? अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट जो है वॉर का एक्सपेंडिचर ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देती है। जो मशीन गन्स या टैंक वगैरह बनाती है, उन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन पे रोक लगा देती है। तो इससे और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज जॉब लॉस होता है। वर्ल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा संख्या में जॉब दी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नौकरियां एकदम से ख़त्म हो जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। ग्रेन प्राइसेस यानी आपके जो फूड था उसके प्राइसेस जो थे वो फेल होने लग गए, गिरने लग गए, रूरल इनकम ख़त्म होने लग गई, और फार्मर जो थे डेट में और भी ज़्यादा धंसते चले गए, उधारी के चक्कर में और भी ज़्यादा डूबते चले गए, कर्ज में डूबते चले गए। अब इससे क्या होता है? अब इसमें आता है दोस्तों अमेरिका से लोन लिया था ब्रिटेन ने, तो अमेरिका की कमाई शुरू होने लग गई। अमेरिका में क्या होता है दोस्तों? मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति है वहाँ पे, हेनरी फोर्ड। कौन है? हेनरी फोर्ड। और वो क्या था? कार बनाने वाला व्यक्ति था। हेनरी फोर्ड ने क्या किया दोस्तों? कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और एक बेल्ट होती है जिसपे आपके सामान पड़ा होता है और यहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, तो वो मशीन की तरह इन बेल्ट्स पे आने वाले सामान को ऑपरेट करते रहते हैं। तो जैसे ही कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल शुरू हुआ, वैसे ही वर्कर्स को अपना एक सिंगल टास्क करने के लिए मैकेनिकली काम करना पड़ता था, और लगातार वो काम करते रहते थे। उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने बाजू वाले को देख सके कि वो है कौन। ठीक है। इसका रिजल्ट ये रहा कि मशीन की तरह लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, रोबोट्स की तरह लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड की कार जो है हर 3 मिनट में एक कार बन के मार्केट्स में आने लग गई, यानी कि प्रोडक्शन जो था कई गुना ज़्यादा बढ़ गया।
अब जैसे ही प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाता है वैसे ही अमेरिका में लोगों की इनकम बढ़ने लग जाती है, लोगों के पास पैसा आने लग जाता है। तो पूरी अमेरिका इस प्रैक्टिस को, कन्वेयर बेल्ट की प्रैक्टिस को अपना लेती है, पूरा यूरोप इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है और इसका रिजल्ट क्या रहता है, लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि लोग लग्जरी आइटम्स जैसे कार है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉशिंग मशीन और घर, ये सब लोग खरीदने लग जाते हैं, यानी कि उनके पास खूब मात्रा में पैसा आने लगता है, इनकम बढ़ जाती है और लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है द ग्रेट डिप्रेशन, जिसको कंटिन्यू करेंगे हम कल। तो सेशन से बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Goodbye.